नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। कल से लेकर आज शाम तक लगातार हम एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। जो सीटों पर नतीजे आ गए हैं वो भी बताया कि विजयी उम्मीदवार कौन है और किसको हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने काफी अच्छी बढ़त बनाई थी और शाम तक वो बरकरार भी रही, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली वो बढ़त नीचे गिरती गई और अब बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। आखिर क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है और क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी आगे आने वाले वक्त में इनसे क्या सीखेगी और अभी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की रणनीति और उनके हिसाब से क्या कामकाज किया जा रहा है। हमारे साथ श्री ओम जी मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे इस मसले पर। और श्री ओम जी समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो श्री ओम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है स्वागत के साथ कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जो पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है जबकि कोशिश तमाम की जाती है। देखिए हिमांशु जी, अभी आपने कहा है कि सुबह से जो रुझान आ रहे थे उन रुझानों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे थे। जैसे जैसे दोपहर का समय हुआ और उसके बाद जैसे जैसे शाम ढलने लगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धीरे धीरे नीचे आने लगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप पिछले किसी भी चुनाव पे नज़र रखें, चाहे वो आपका बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे किसी और राज्यों का चुनाव रहा हो, उनमें ऐसा ही होता आया है लगातार कि समाजवादी पार्टी जो है पहले आगे रहती है, फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगती है। देखिए, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि या तो हम लोगों ने मेहनत नहीं की है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं और लगातार सारे दिन आगे रह रहे हैं तो एकदम पीछे क्यों आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका जरूर रहती है। अब जैसे आप बिहार के चुनाव में ले लीजिए, बिहार में कोई नहीं कह रहा था, किसी भी न्यूज़ चैनल ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि तेजस्वी हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शाम तक चुनाव के नतीजे बहुत तगड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी चुनाव के नतीजे बदलने लगे और कुछ एक सीटों से उन्हें हारना पड़ा। अब जैसे हम एमएलसी चुनाव की ही बात करेंगे तो एमएलसी चुनाव में ये हुआ है कि पहले तो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे काफ़ी मतों से आगे रहे, धीरे धीरे उनको बराबर पे लाया गया और शाम होते होते उन्हें भी पीछे किया गया। इसमें कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मैं आज चैनलों पे बैठा हुआ था, मुझे ये भी खबरें आ रही थी कुछ एक जगह जो बैलेट बॉक्स थे, बैलेट बॉक्स की सीलें टूटी हुई थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? आप किसी एक चुनाव को तो फेयर करवा लीजिए, कोई भी चुनाव है सिर्फ गड़बड़ी से नहीं जीता जाएगा। और भाजपा की रणनीति रही है कि एन केन प्रकारेण उन्हें जीत चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी कारण उन्हें अपनाना पड़े, उन्हें जीत चाहिए। तो मैं पहली चीज़ तो ये कहूँगा, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में भी कोई अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करके चुनाव जीता है। चलिए, ये तो रही एक हमारे पक्ष की बात। अब हम करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी रही हैं, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, हमारे अंदर कमियां रही हैं। अगर हम बात करें संगठन की, तो संगठन के दृष्टिकोण से देखिए, हमारे पास कार्यकर्ता बहुत है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन उस कार्यकर्ता को संगठित करने के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत है। हमारे ऊपर का महकमा तो बहुत अच्छा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी कार्यकारिणी रहती है, जो भी उनके दिशा निर्देश रहते हैं, काफ़ी उम्दा दिशा निर्देश रहते हैं, लेकिन वो नीचे आते आते जैसे धरातल पे आते हैं, वहाँ पर आते आते वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात लेंगे तो इसमें कहने में कोई दो राय वाली बात नहीं है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से वह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास जनाधार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक संगठित माहौल हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है समाजवादी पार्टी के लिए और इसे हमें भी समझना पड़ेगा और ऊपर का जो नेतृत्व है हमारा उसे भी समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो संगठनात्मक कमजोरी है वो भी आड़े आ रही है और क्या डिजिटलाइजेशन में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं दिखाई दे रही? देखिए, डिजिटल कैंपेन में बीजेपी बहुत आगे, बिल्कुल, और सपा उस पर ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ पे हम आगे चर्चा करने वाले भी थे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, संगठनात्मक दो तरीके से होती है। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ आलोचना
नहीं करेंगे किसी पार्टी की, आज हम बैठ के इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम जानते हैं कि नीतियां तो भाजपा की सदैव से गलत रही हैं और गलत नीति से, गलत विचारधारा से और कहीं ना कहीं गलत दिशा से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आज इस पे चर्चा हम नहीं करने वाले। हम चर्चा सिर्फ ये करेंगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन। देखिए, भाजपा के पास एक ऐसी टीम है जो कि उनकी मीडिया को, उनकी सोशल मीडिया को देखती है। हमारे पास इस टीम का अभाव है। हमारे पास कार्यकर्ता है, लेकिन हमारे पास प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी चीज आपने देखी कि उनके संगठन, जो भी उनके संगठन के दल हैं वो अच्छे हैं। संगठन के दल, हमारे पास कार्यकर्ता अधिक है लेकिन संगठन के दल अच्छे नहीं। जैसे कि अब आप उनका एक पैरेलल दल मान लीजिए, पूरी आरएसएस की कोर कमेटी जो है वो उनके चुनाव में जुट जाती है। भाजपा का चुनाव सिर्फ भाजपा का चुनाव नहीं रहता है, भाजपा का चुनाव आरएसएस का चुनाव भी हो जाता है और वो पूरी तरीके से सक्रियता से लगते हैं। अब यहीं पे हम अपने कमेटियों की बात कर लें तो हमारे पास समाजवादी पार्टी के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा लोहिया वाहिनी है। अगर हम देखेंगे तो लोहिया वाहिनी बहुत सक्रियता से कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ये चाहिए कि जिस प्रकार आपका बीजेपी की जो दल हैं, वो कमेटियां हैं, वो काम करती हैं, ऐसे हमारी कमेटियां भी काम करनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी कमेटियां हमारे पास भी हैं, जैसे लोहिया वाहिनी हमारे पास, काफ़ी यूथ ब्रिगेड है, हमारा छात्र संघ है। इनको आगे आकर और अपने प्रचार प्रसार में सहयोगिता करनी चाहिए और ऊपर का जो हमारा नेतृत्व है उसे निर्देशित करना चाहिए इन लोगों को, और डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ना चाहिए। अभी आज के समय की ये मांग है। अभी एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में तमाम नेता फोटो पोस्ट करने के लिए तो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन फोटो पोस्ट करने के अलावा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है उससे पीछे रहते हैं और गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है? देखिए, हालांकि जो आपने बात कही है कि गुटबाजी को हम कह सकते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं है, गुटबाजी तो समस्त पार्टियों में होती है। जहाँ पे चार चीज़ें होती हैं, जहाँ पे चार विचारधाराएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आंतरिक उनकी जो मुद्दे रहते हैं उस विषय पे हो सकता है कि उनकी विचारधारा का एकीकरण न होता हो। लेकिन जो आपने एक बात कही है कि गुटबाजी को जो कहना चाहिए नियंत्रित करता है, जो ऊपर का दिशा निर्देशन होना चाहिए, जो ऊपर की हमारी कार्यकारिणी होनी चाहिए, वो इस गुटबाजी को नियंत्रित करनी चाहिए। खलीफा की कमजोरी बिल्कुल खलीफा की कमजोरी दिखती है इसमें। कहीं ना कहीं ऊपर का जो नेतृत्व है उसका होल्ड अप होना चाहिए उस पर, और इस गुटबाजी का जो भी कुछ है उसे इस चीज़ को देखना चाहिए। बाकी रही फोटो सेशन की बात, बिल्कुल सही बात है आपकी। फोटो सेशन के अलावा धरातल पे भी कार्य होने चाहिए। सिर्फ फोटो खिंचाने से, चार लोगों के एकत्रित होने से कि ये होगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी। आपके पास वोट है, आपके पास अच्छा वोट है, आपके पास अच्छा कार्यकर्ता है, आपके पास अच्छी नीतियां हैं, आपके पास एक विकास का पैटर्न है, आपने विकास किया है। इतना सब कुछ होने के बाद में जितना समाजवादी पार्टी ने किया है, अगर इसका आधा भी भाजपा कर लेती तो आप ये समझिए कि अभी तक तो हल्ला बोल हो चुका होता। आप काम में बिल्कुल हमसे बहुत पीछे हैं, लेकिन दिखाने में बहुत आगे हैं। हम कह सकते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा। कुल मिला जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो एमएलसी चुनाव जो हुए, इन चुनावों में बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ काम किया उसके मुकाबले सपा कहीं ना कहीं कमजोर दिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये जीत मेहनत की है या फिर जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि साजिश या गड़बड़ी? देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों चीजें मैं कह सकता हूं कि जीत उनकी मेहनत की भी है। हमारा अभी मैंने एक टिप्पणी की थी, इससे पूर्व में एक टिप्पणी की थी कि कहीं ना कहीं उनके जो दल हैं, जो उनकी कमेटियां हैं, वो सक्रिय हैं। मैं ये चीज़ पहले ही कह चुका हूं कि वो सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता का उन्हें परिणाम मिला कि उन्हें विजयश्री हासिल हुई, या हो सकता है कि हासिल हो जाए। हालांकि हम लड़ रहे हैं, लेकिन आगे जो भी नतीजे आएंगे, लेकिन जो इस समय नतीजे चल रहे हैं उस हिसाब से हम पीछे हैं। तो मेहनत तो उन्होंने ज़्यादा की है, और जिसका उन्हें परिणाम मिल रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि नीतियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। अब मैं इसी चीज़ को आगे कहना चाहूँगा कि जो ये एमएलसी का चुनाव होता है, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये एक सत्ता पक्ष का चुनाव होता है।
सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और सत्ता की हनक इन चुनावों में देखने को मिलती भी है। एमएलसी में आप स्नातक एमएलसी की हम बात करेंगे। स्नातक एमएलसी में जो भी वोट बनाने के लिए वोट की प्रक्रिया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। भाई आप एक बात समझिए, जैसे आप स्नातक हैं तो क्या 4 साल बाद या 5 साल बाद आप स्नातक नहीं रहेंगे? बिल्कुल आप स्नातक रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज अगर आपका वोट है तो 4 साल बाद आपका वोट कैसे कटा? ये कोई ऐसा वोट तो है नहीं कि आपने जगह परिवर्तित कर दी हो इस वजह से आपका वोट कट गया। आपका कहने का मतलब है कि सपा के वोट काटे गए हैं। बिल्कुल वोट काटे गए हैं, बिल्कुल वोट काटे गए। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं उसका, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। आप मेरी उंगली देख लीजिए, मैंने वोट नहीं कर पाया है। वजह क्या है, मैंने वोट क्यों नहीं कर पाया? मैंने पिछले चुनाव में यही वोट किया था, लेकिन इस चुनाव में मेरा वोट नहीं हुआ है क्योंकि मेरा वोट ही नहीं बना। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए, सारी चीजें करवाई, लेकिन मेरा वोट ही नहीं बनाया गया। काफी प्रयासों के बाद वोट नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, भाई आपने कहा कि उन्होंने मेहनत की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मेहनत की, मेहनत से जीत हासिल हो, एक अच्छी बात है, लेकिन आप नीतियां सही रखें। आप जो व्यक्ति वोटिंग के लायक है, आप उसे तो वोट का अधिकार दीजिए। ये तो आप मताधिकार का हनन कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान को ही आपने नीचे दिखा दिया है। मैं अकेला नहीं, ऐसे कई वोटर हैं, आप हजारों वोटर ऐसे हैं जो एलिजिबल थे लेकिन उनका वोट नहीं बनाया गया। तो ये रणनीति गलत है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि चलो उपचुनाव हो गया, उसमें भी पार्टी मन के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। एमएलसी का ये चुनाव आया, इसमें भी नुकसान ही देखने को मिल रहा है। अगला कदम क्या सपा का? देखिए, अगला कदम तो ये है कि 22 नज़दीक है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये सोचना चाहिए 22 नज़दीक है। तो हालांकि सदैव से उनकी सराहना रही है, हमारा आला कमान है, कोई उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे हम विशेष रूप से। लेकिन हाँ, एक सलाह ये जरूर है कि आपको जमीन पे उतर के आना पड़ेगा। ट्विटर की राजनीति छोड़नी होगी। ट्विटर की राजनीति जो भी हो रही है, या सिर्फ एक पार्टी कार्यालय में बैठ के लोगों को बुला के मिलने के अलावा आपको लोगों से चल के मिलना होगा, धरातल पे मिलना होगा आपको। भाई अभी तक चलिए कोरोना था, लेकिन कोरोना सिर्फ हमारी पार्टी में भी मुद्दे को लपकने में कांग्रेस ने देखिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। आप रैलियों की संख्या देख लीजिए, कोरोना में बीजेपी की रैलियां कितनी रही और हमारी रैलियां कितनी रही। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हमें आगे निकलना होगा और हमें ये देखना होगा कि 22 नज़दीक है, मेहनत करनी होगी, हमें अपनी नीतियां बदलनी होंगी, नीतियां अच्छी करनी होंगी, कार्यकर्ता को सक्रिय करना होगा, कार्यकर्ता में हमें पेट्रोल डालना होगा, तब कार्यकर्ता कहीं जाके उड़ने के लिए तैयार होगा। अभी सिर्फ हवा भरी जा रही है। अभी नहीं, हवा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हालांकि सदैव से उनका रहा है, नेतृत्व रहा है अच्छा, लेकिन फिर भी और मेहनत करनी होगी और मेहनत करनी अभी होगी। जो बातचीत हमारी निकल के आई, मैंने कहा आखिरी सवाल, लेकिन अब आखिरी सवाल मैं फिर से कर रहा हूँ कि नेताजी जो थे मुलायम सिंह यादव, मुद्दे लपकने में, विधानसभा घेरने में या विधान भवन, राजभवन, जो भी उनके सामने होता था, अगर उन्हें कोई मुद्दा दिखता था तो वो पीछे नहीं हटते थे। बिल्कुल। अखिलेश यादव इसमें पीछे क्यों है, जबकि कांग्रेस इस मामले में सक्रिय दिख रही दिल्ली में बैठ के, और ये लखनऊ में होके, यूपी में इनकी लीडरशिप होके नहीं कर पा रहे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें माननीय जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हालांकि मैं कोई पार्टी का पदेन अधिवक्ता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ऐसा। तो जो भी हमारी बात रहेगी वो बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी कि हम कहीं पे कोई चीज़ की जाए, ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, चरितार्थ है। माननीय नेताजी के अंदर जो क्वालिटियां रही हैं, या माननीय नेताजी के अंदर जो व्यवहारिक या जो सामाजिक जो छवि रही है, अखिलेश यादव जी को वो छवि अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। उसे अभी नेताजी की जो सामाजिकता है, या नेताजी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते थे, वो वही ग्राउंड लेवल पे काम अखिलेश यादव जी को करना पड़ेगा। अगर उस ग्राउंड लेवल पे आप कार्य नहीं करेंगे तो आप समझिए कि जो 2022 है, 2022 मैं कहूंगा कि 2022 भी आपके हाथ से फिसल सकती है। इसके लिए आपको धरातल पे आना होगा, इसके लिए आपको कार्यकर्ता से मिलना होगा, कार्यकर्ता में आपको जोश भरना होगा। सिर्फ बड़े नेताओं से मीटिंग करके या दूसरे लोगों को सिर्फ जोड़ के, इसके अलावा जो आपके लोग हैं
आपको उन्हें उत्साहित करना होगा, तब आप 2022 को कहीं जाके जीत सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री ओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर निचोड़ सिर्फ यही है कि खिलाफत जो करता है, जो खलीफा होता है, वही अपने गुट को जिता सकता है। और जब खलीफा की कमजोरी नजर आती है तो फिर जो गुट होता है उसे भी कमजोरियों से जूझना पड़ता है और कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ट्विटर की राजनीति बहुत चल रही है, लेकिन वो ट्विटर की राजनीति ठीक वैसी है जैसी मायावती कर रही है। और अगर उस स्थिति पर सपा को पहुंचना है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए जागने की जरूरत है। सपा को मेहनत करनी ही पड़ेगी। एमएलसी चुनाव के नतीजे आईना दिखाते हैं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जरूरत है और कुछ खामियां हैं उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। आरोप लगाइए लेकिन स्वीकार भी कीजिए। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इन नतीजों से क्या सबक लेते हैं। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।